हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से मैं आया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके जो चैप्टर 13 और न्यूक्लियस फिजिक्स का है, यानी कि न्यूक्लियस चैप्टर का है। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। इस पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि अर्धवायु तो इससे पहले वाला लेक्चर में हो चुका था। अब पढ़ेंगे कि यानी ये अर्धवायु क्या होता है, यानी ये अर्ध आयु क्या होता है। दूसरा फिर ये समझेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रियता, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या होता है। उसके बाद हम ये समझेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के एवरेज लाइफ, इनके औसत जीवन, औसत आयु क्या होता है। फिर ये समझेंगे हम लोग जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका औसत लाइफ और हाफ लाइफ के बीच, इनके एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच या तो अर्ध आयु और औसत आयु के बीच क्या संबंध होगा। ये 2-3 टॉपिक्स जो है पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है आपके बोर्ड के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना वीवीआई टॉपिक है। आप अपना क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 5 है, और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने फॉर्मूला पढ़ चुके थे। मतलब ये क्या था आपका अविघटित नाभिक की संख्या, ये क्या था आपका प्रारंभ में नाभिक की संख्या, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और लेमडा हो गया आपका ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका टी है, ये वाला भी हो गया था। और अर्ध आयु का जो व्यंजक आया था इतना आया था, ठीक है। अर्ध आयु बराबर 0.693 अपन लेमडा, ठीक है। और अर्ध आयु और लेमडा के बीच जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑलरेडी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। एक कैसे आया, जैसे ये एक नंबर है ना, तो ये जो नंबर है आपका ये कांस्टेंट है। ये नंबर क्या आपका कांस्टेंट है। ये नंबर जब कांस्टेंट है तो जैसे इस कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये बराबर क्या बन जाएगा आपका समानुपाती बन जाएगा। बराबर क्या बन जाएगा आपका समानुपाती बन जाएगा। क्योंकि इस तरह से ऑब्जेक्ट में पूछेगा, मैंने इसलिए आपको तैयार करके दे दिया था कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलो हम लोग इस चीज को समझते हैं अभी फिलहाल कि जो अर्ध आयु है हमारा, ठीक है, अर्ध आयु है ये तो हो गया, बाकी चीज हो गया। अब हम लोग समझेंगे जो अर्ध आयु का जो यानी अर्ध आयु क्या होता है, दूसरा अर्ध आयु क्या होता है, चौथा अर्ध आयु क्या होता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अर्ध आयु में होता क्या। जैसे शुरू में एक नंबर है तो पहला अर्ध आयु में क्या होगा, इसको पहला अर्ध आयु को हम लोग n1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं n1, ठीक है। समझ जाएगा तो n अर्ध आयु का जो फॉर्मूला होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला अर्ध आयु में जो अविघटित नाभिक की संख्या होगा वो कितना होगा, ये जो पहले जितना था उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी 400 क्या है न्यूक्लियस से, और हम जो है ना हर दिन 50-50 करके मार रहे हैं, ठीक है, नष्ट कर रहे हैं, विघटित कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं। तो आप बताइए कि पहला दिन कितना रहेगा। यदि 100 करके मार रहे हैं मोटा मोटी तो समझ लेते हैं, तो पहला दिन आपका कितना होगा, आपका 400 से 100 घट जाएगा, ठीक है। दूसरा दिन क्या हो जाएगा आपका 400 से 100 घट जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वो हो गया आपका 400 से 200 तक होने में जो लगा समय है उसको हम लोग बोलेंगे पहला अर्ध आयु। दूसरा फिर आपका जो हो जाएगा 200 से 100 होने में जो समय लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे दूसरा अर्ध आयु, ठीक है। और फिर 100 से 50 होने में जो समय लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे तीसरा अर्ध आयु। इस तरह से फिर 50 से फिर 25 होने में जो समय लगेगा उसका हम लोग बोलेंगे चौथा अर्ध आयु। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो पहला अर्ध आयु में इसका आधा हो जाएगा। अगला बात करें हम लोग तीसरा अर्ध आयु की बात करें तो पहले जितना बचा हुआ था, ठीक है, तो उसका आधा हो जाएगा। इनके इसका कितना हो जाएगा आपका n/2 का आधा हो जाएगा। अच्छा n/2 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा समझ रहे हो, 1/2 इंटू n1, ठीक। अगर बात करें इस n1 का, यहाँ पे दूसरा अर्ध आयु होगा। अगर बात करें हम लोग इसका n1 का वैल्यू रख दिया तो कितना आएगा, n1 का वैल्यू कितना है आपका n02 किसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 गुना 1/2 और गुना फिर क्या आपका n0, तो मिला हो जाएगा n02 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर इंटू क्या है आपका n0। इसी तरह से हम लोग जैसे यहाँ पे आपको जो आया अभी फिलहाल जैसे देख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर अपन क्या आया n0। इस तरह से अगर मान के चलिए क्या करे तीसरा अर्ध आयु निकाले तो तीसरा अर्ध आयु की बात करें तो 1/2 यहाँ पे सेम रह जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, पावर कितना 1/2 का पावर कितना आएगा 3, यहाँ पे n0 आ जाएगा। चौथा बात करें चौथा आ जाएगा,
पछुआ आ जाएगा, पछुआ करेंगे तो। अगर हम n करेंगे तो n के लिए कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा n और यहाँ पे n/2 और पावर कितना हो जाएगा n और नीचे कितना हो जाएगा n0। तो यही आपका जो है n वे ठीक है अर्ध आयु का व्यंजक है, n वे अर्ध आयु का एक व्यंजक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया है कि अर्ध आयु का जो है अलग अलग जो भाग है वो किस तरह से होता है। फिर से मैं आपको समझा देते हैं। मान के चलिए मेरे पास अगर 200 न्यूक्लियस है तो 200 का आधा कितना होगा 100, तो पहला अर्ध आयु हो गया। फिर 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, ये दूसरा अर्ध आयु हो गया। और तीसरा अगर 50 से 25 होने में जो समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तीसरा अर्ध हो। इस तरह से वो अर्ध आयु का सिस्टम चलता रहता है। वो एनवे अर्ध आयु का एक व्यंजक होता है जो इतना होता है। आपको इस तरह से हम जो समझाए ऐसे होता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पीछे आपको समझाया वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के एनवे अर्ध आयु का व्यंजक ज्ञात करे। तो एनवे अर्ध आयु का व्यंजक ज्ञात करे, वही बात है। माना कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का प्रारंभिक में नाभिक की संख्या n0 है, पहला अर्ध आयु में कितना हो जाएगा n1 बराबर इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अर्ध आयु में कितना हो जाएगा n2 बराबर, मतलब जैसे n2 का फिर आधा होगा, पहले तो n0 था उसका आधा कितना हुआ n1 हुआ, फिर n1 जो होगा उसका जब आधा हो जाएगा तब उसको दूसरा अर्ध आयु बोलेंगे। तो n1 का दूसरा अर्ध क्या n1/2 और इसका वैल्यू कितना होगा 2। तो ये जो है ना 1/2 नीचे भी क्या n0 के बच्चे 1/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो दूसरा अर्ध आयु में स्क्वायर आ गया, तीसरा अर्ध आयु में कितना क्यूब आ जाएगा, चौथा में कितना 4 आ जाएगा, पांचवा में कितना 5 आएगा। इस तरह से n में की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका n आ जाएगा। बहुत आसान है ये, और ये 2-2 नंबर का पूछता है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ के रख लेना है ताकि आगे चल के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आगे बात करें इसका जो रियल व्यंजक में, तब देख सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बात करें तीसरा अर्ध आयु में कितना आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि एनवे अर्ध आयु के लिए एनवे अर्ध आयु का जो व्यंजक होगा आपका यही होगा। इसको हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनवे अर्ध आयु का व्यंजक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ भी देखो तीसरा अर्ध आयु किस तरह किया, तीसरा अर्ध आयु में दूसरा जो बचा हुआ था अर्ध आयु में उसी का आधा होगा, उसको सॉल्व करना जितना आएगा। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5, यहाँ 100 होगा तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ यान है तो क्या आएगा यहाँ पे यान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस अर्ध आयु का जो एनवे अर्ध आयु का व्यंजक है इतना आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे के जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, तो रेडियो पदार्थ की सक्रियता क्या होता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो क्षय होने का दर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किस यूज करते हैं, आर से। क्षय होने का दर मतलब dN/dt। दर आपको पढ़ाया गया था, dN/dt क्या आता है, रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय होने का दर। यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ का सक्रियता, ठीक है। अब बात करें इसका, अगर इसका फॉर्म है कि dN/dt का एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो वहां पे तो नेगेटिव लिए थे रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने के नियम के वहां पे। तो वहां पे हो जाए आपका n/ क्या है आपका लेमडा, n/ क्या है लेमडा, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मूला आया था dN/dt का n/ लेमडा, जो पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे। तो एक बात बताइए कि n क्या होगा आपका कांस्टेंट, जैसे इस कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये बराबर क्या बन जाए आपका समानुपाती। तो ये भी आपका क्या पूछेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आज का जो टॉपिक है सब बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर के लिए बहुत भी दिया है, ठीक है। और इसका यासे मात्रा की बात करें तो विघटन पर सेकंड होगा, विघटन पर सेकंड होगा इसका यासे मात्रक, या वेक्यूलर होगा, वेक्यूलर, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है जो पीछे मैंने समझाया उसी का क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रियता को परिभाषित करे। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने के दर को रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रियता कहलाता है। सक्रियता का अंग्रेजी होता है एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसको हम लोग किस यूज करते हैं, आर से। मतलब कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय होने का जो दर है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। सक्रियता कहने मतलब जितना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में जितना एक फिक्स समय में नष्ट किया जाएगा, चाहे 1 दिन में कीजिए या तो 5 दिन में कीजिए। जैसे आपके पास कुछ न्यूक्लियस है, आप 5 दिन में आके 100 को मार दीजिएगा तो वो आपका न्यूक्लियस का दर हो गया। और उसी दर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। कहने का मतलब यह है न्यूक्लियस में बहुत रेडियोएक्टिव पदार्थ में बहुत सा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जैसे 5 गो जैसे उसका डेथ हो गया
तो अगला 5 को क्या रहता है, एक्टिव रहता है, डेथ होने के लिए, तैयार होने के लिए। हालांकि डेथ कहने मतलब यहाँ पे वो मर नहीं जाता है, वो दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, और एनर्जी को रिलीज करके वो नष्ट होकर अलग पार्टिकल में बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता बोलते हैं। तो सक्रियता यहाँ पे जो अंग्रेजी होता है इसका एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी होता क्या है कि नंबर में नंबर काम चलता है। जैसे सब न्यूक्लियस आपस में नंबर लिया हुआ है कि आप 10 साल तक आप जाइएगा, उसको 10 साल के बाद हम जाएंगे। तो जैसे जिसका बारी आता है, क्षय होने का दर कहने मतलब जो न्यूक्लियस जिसका जो बारी आता है वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है कि हाँ अब हम यूरेनियम से हट के, यूरेनियम से बाहर निकल के, बाहर जाके हम अल्फा बनेंगे या बीटा बनेंगे या गामा बनेंगे या रेडियस बन के जाना, पूरे वातावरण में हम लोग मौज मस्ती करेंगे या विनाश करेंगे, जो करना है वो करेंगे। तो यही एक बेसिक एक तरीका है इसको समझने का, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या होता है। तो रेडियो पदार्थ की सक्रियता क्या होता है कि रेडियो पदार्थ का क्षय होने का दर ही होता है कि अगला नाभिक जो आके तैयार बैठा रहता है कि हाँ हम कुछ नष्ट कीजिए, वही आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता है। तो उसका डेफिनेशन देखो कैसे लिखा होगा, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने के दर को हम लोग रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं आर से। और रेडियोएक्टिव क्षय होने का दर का मतलब dN/dt, dN/dt। dN/dt का फॉर्मूला ये पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके थे, रेडियो पदार्थ के क्षय होने के जो नियम था वहां पे, लेकिन वहां माइनस लिया गया था कि वो नियम को प्रूव करने के लिए माइनस लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। ठीक, अब बात करें अगर ये dN/dt ये आपका दर है किसका, नाभिक या न्यूक्लियस का क्षय होने का दर है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो अब आर की बात करें अगर, तो यहाँ पे जे एन है और आर है, तो आपका जो लेमडा दिख रहा है ना, ये लेमडा आपका हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे बराबर है, जैसे इस कांस्टेंट को हटा देंगे ना, तो ये जो बराबर है किससे बदल जाएगा, समानुपाती में बदल जाएगा। देखो ये चीज बार बार आ रहा है, इसलिए आप याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन से अगर कोई कांस्टेंट को हटाते हैं तो ऑलरेडी क्या बन जाता है, समानुपाती बन जाता है। अगर किसी हम लोग कांस्टेंट को और कुछ समानुपाती को अगर हम लोग हटाना बराबर बदलते हैं तो वहां कांस्टेंट लिया जाता है। ये चीज बहुत बार बार आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बात करते हैं। फिर रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है वो क्या, विघटन पर सेकंड या वेकुलर, विघटन पर सेकंड या वेकुलर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी है, अभी जो इतना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी है, सब तो ठीक है, सबको एक एक करके याद कर लो और ऑप्शन में देख के एकदम बिल्कुल सही आंसर पे टिक मारना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है ना, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है कि फिजिक्स में खासकर एक एक नंबर के लिए आपको कभी कभी एक एक पेज का भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो वो करेंगे कि आपको एक नंबर में टिक लगाने वाला सॉल्व करेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि फिजिक्स में सब बच्चे का टाइम का बहुत कमी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है सॉल्व करने में, ये करने में, उसका टाइम का बचत करने के लिए ये सब क्वेश्चन को आपको बनाना होगा एग्जाम में, तभी आप टाइम को बचा पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऐसे मात्रक बोले तो विघटन पर सेकंड या वेकुलर बोल सकते हो। दूसरा, रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो सक्रियता का जो व्यावहारिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक या अन्य मात्रक है ना, अन्य मात्रक पीछे ऐसा ही नहीं लिखा रहेगा, व्यावहारिक या अन्य मात्रक बोलेगा, या तो क्यूरी बोलेगा या तो रदरफोर्ड बोलेगा। ठीक है, या तो क्यूरी या रदरफोर्ड होता है, दोनों में से कोई एक होगा। अगर ऐसा ही बोले तो विघटन पर सेकंड, ठीक है, विघटन पर सेकंड या वेकुलर पर सेकंड, सॉरी वेकुलर ऑलरेडी, या तो बोलेगा डायरेक्टली व्यापारिक मात्रक, व्यावहारिक मात्रक या अन्य मात्रक, तो क्यूरी रदरफोर्ड। अब एक वेकुलर बराबर एक विघटन पर सेकंड, कभी कभी ऐसे पूछेगा एक विघटन पर सेकंड बराबर होता है एक वेकुलर, एक क्यूरी, एक रदरफोर्ड, तो क्या मारना आपका, एक वेकुलर में। कभी कभी ऐसे पूछेगा आपको एक क्यूरी बराबर कितना होता है, तो एक क्यूरी बराबर 3.7 विघटन पर सेकंड या वेकुलर होता है, 10 विघटन पर सेकंड या वेकुलर होता है। ठीक है, कभी कभी पूछेगा एक रदरफोर्ड बराबर कितना आता है, तो 10⁶ वेकुलर होता है, 6 वेकुलर या विघटन पर सेकंड होता है। कभी कभी पूछेगा एक क्यूरी बराबर कितना रदरफोर्ड होता है, तो ऑप्शन में ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका लेमडा जो है, ये लेमडा का ऐसे मात्रा क्या होता है, लेमडा का जैसे मात्रक होगा सेकंड इनवर्स या हर्ज होता है, सेकंड इनवर्स या हर्ज। ठीक है, सेकंड इनवर्स या हर्ज कैसे होता है मैं बता देता थोड़ा सा। ये अर्ध वायु पढ़ाए थे तो वहां पे ये आपका आया था, ये आपका आया था, और अपन क्या लेमडा था, इसको ऐसा लेके जाएंगे तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, अर्ध वायु का जो मान आएगा इतना अपन क्या आएगा आपका टाइम आएगा। तो ये तो कोई नंबर है, नंबर कोई मात्रक नहीं होता, नीचे क्या आपका टाइम है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। या जैसे हम लोग हाफ लैप पढ़ेंगे तो वहां भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं, ये क्षय गुणक का हम लोग क्या लेमडा बोलते हैं। लेमडा का ऐसे मात्रा भी पूछता है कभी कभी
ठीक है, इसको आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। यहाँ से तो एक ऑब्जेक्टिव तो इस बार 2026 में आना तय है, देख लेना, ठीक है। चलो हम आगे आप समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत लाइफ, ठीक है, या मध्य आयु। मध्य आयु को परिभाषित करे और उसका व्यंजक प्राप्त करे। तो मध्य आयु कहने का मतलब ये है, ठीक है, मध्य आयु कहने का मतलब ये है, औसत लाइफ कहने का मतलब है कुल नाभिक की संख्या बट्टे तो कुल आयु अपन कुल नाभिकों की संख्या बोलते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास अगर मान के चलिए 8 क्या न्यूक्लियस है, एक छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं, 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं 2-2 करके हर दिन मार रहा हूं, मतलब हर दिन मार रहा हूं, तो उसी को हम नाभिक अभिखंडन बोलेंगे। तो पहला जो नाभिक जिया था तो टोटल कितना 8 हो गया, तो टोटल आपका कितना नीचे कितना, तो 8 हो जाएगा। और हर दिन मैंने 2-2 नाभिक को मारा, ठीक है, हर दिन 2-2 नाभिक को मैंने मारा। तो पहला जो 2 नाभिक था वो 1 साल जिया था, अगला कुछ साल, अगला कुछ साल, तो इस तरह से ऐड करके जितना आएगा, यानी कि कुल नाभिकों की आयु अपन कुल नाभिकों की आयु अपन कुल नाभिकों की संख्या को जोड़ लेंगे, तो हम लोग उसी को बोलेंगे अर्ध आयु, सॉरी औसत आयु। क्या बोलेंगे? औसत आयु, न्यूक्लियस का औसत आयु। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे भारत की जनसंख्या है तो उसका औसत आयु कितना है, औसत एज कितना है। तो भारत के टोटल जितना जनसंख्या डेट किया है, ठीक है, एक 2 साल 10 साल का डाटा उठाएगा और बोलेगा जितना डेट किया है उसका पूरा का आयु, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, और नीचे जितना जनसंख्या डेट किया उसका आयु मिलाने के बाद जो भाग देने के बाद अनुपात का जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग औसत आयु बोलते हैं। तो सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, नाभिकों के कुल आयु अपन नाभिकों के कुल आयु की संख्या अपन नाभिकों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत आयु बोलेंगे। आई होप आपको औसत आयु समझ में आया होगा, ठीक है। आप यहाँ इसका डेफिनेशन उतार सकते हैं, फिर बाद में हम लोग इसका आगे की ओर समझते हैं। चलिए, औसत आयु का जो सूचित करते हैं हम लोग किससे? टीए से। क्या से? टीए से या टाउ से। टीए से या टाउ से औसत आयु क्या सूचित करते हैं? टीए से या टाउ से, पहले जान चुके हैं। और एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि औसत आयु में जो अविघटित नाभिक की संख्या बचता है, औसत आयु में जो अविघटित नाभिक की संख्या बचता है, इतना बचता है, याद रखिएगा। मतलब n बराबर जो बचेगा n नॉट अपॉन ई, तुम्हारा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अगर आप रट्टा मार लेते हैं या याद कर लेते हैं तो फिर आपका जो है औसत आयु का व्यंजक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 5 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता, 5 नंबर पूछ लिया तो आराम से उसको बना के आ सकते हैं औसत आयु का व्यंजक निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये तो चीज याद करना होगा कि औसत आयु में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि औसत आयु में अविघटित नाभिक की संख्या या बचे हुए नाभिक की संख्या कितना होता है? तो NO अपॉन ई, यानी कि N नॉट अपॉन ई होता है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना आप लोगों को, ठीक है, याद करना, हर हाल में याद करके जाना एग्जाम में, ताकि आप एक भी क्वेश्चन मिक्स ना करें। चलिए बात कर लेते हैं कि औसत आयु जो है आपका, औसत आयु का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो माना कि प्रारंभ में नाभिक की संख्या बराबर क्या? n नॉट। तो माना कि प्रारंभ में नाभिक की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? n नॉट। बिल्कुल आसान भाषा में, और किताब में देखिएगा तो उसको तो प्रूफ किया हुआ, लेकिन इतना टफ में किया हुआ तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये समझने की कोशिश कीजिए, 5 नंबर का पूछता है क्वेश्चन। तथा औसत आयु के बाद अविघटित नाभिक की संख्या बराबर कितना होगा? n बराबर n नॉट अपॉन ई, n नॉट अपॉन ई। इसको ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, ठीक है। यानी कि ये आपका शुरू में था, और औसत आयु के बाद आपका जो नाभिक की संख्या बचेगा, कितना बचेगा? इतना बचेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग जानते हैं टाइम बराबर कितना लेंगे? टाइम t बराबर औसत आयु लेंगे। हम जानते हैं कि फॉर्मूला शुरू में लिखा हुआ था, n बराबर n नॉट अपॉन ई टू द पावर माइनस डेल्टा अपॉन टी, लेमडा अपॉन टी, ठीक है, माइनस लेमडा अपॉन टी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना, ये जो यान का वैल्यू है, इसी का वैल्यू उठा के इस यान के जगह यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये आपका यान, और पहले से था यान नोट यान नोट सेम चीज है, काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा आपका क्या? ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। मतलब इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसी का प्रोसेस यहाँ पे लिया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं। यहाँ बच गया ऊपर में 1, एन नोट काट गया ना, और बच गया 1, नीचे पावर ई बचा। अब ई को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर कितना? -1 हो जाएगा। और आप कहीं भी मैथ में एक जगह पढ़े होंगे, कहीं पे अगर क्या हो जाता है, अगर आधार समान हो जाता है, अगर आधार समान हो जाता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? बराबर करते हैं। यहाँ पे देखिए आधार समान है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग?
बराबर करते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ तुलना करने पर या कंपेयरिंग हेयर, है ना। यहाँ देखो ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी आधार समान हो गया। यहाँ पे हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो -1 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा इंटू टी। तो ये से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर, यहाँ से टी निकालना अगर है तो 1 बाई डेल्टा, सॉरी 1 बाई लेमडा। तो 1 बाई लेमडा, जो लेमडा है, जो लेमडा है आपका, जो लेमडा है 1 बाई लेमडा आ गया टी बराबर। तो ये टी का जो वैल्यू है, टी बराबर कितना रख देंगे, टी बराबर आपका हो जाएगा टाइम एवरेज, मतलब औसत लाइफ। तो जैसे इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ के अंदर क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बताइए जरा सा, ये जो फॉर्मूला आ गया, जो प्रूफ हुआ, ये औसत लाइफ का एक व्यंजक आ गया। आप शुरू से लेके मतलब औसत लाइफ का शुरू से लेके यहाँ तक लिखेंगे, 3 पेज का 2 पेज जो भी हुआ आपके सामने, तो उसको लिखेंगे तो आपको 5-5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर देना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सवाल है कि हाफ लाइफ तथा एवरेज लाइफ में क्या संबंध है, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में क्या संबंध है। ठीक है, मतलब अर्ध आयु में और औसत आयु के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि औसत आयु का फॉर्मूला अभी जस्ट प्रूव करके आया, इतना आया। और अर्ध आयु का फॉर्मूला भी इसके अगले लेक्चर में क्या करते हैं, प्रूव कर चुके थे, इसके लिए कितना इतना आता है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसको भी। अब एक बात बताइए, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 बाई लेमडा बराबर क्या आएगा, औसत आयु। यहाँ पे क्या रख देंगे, औसत आयु की टी है। ठीक है, तो ये आपको या तो ऐसे पूछेगा या तो आपको ऐसे पूछेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि औसत आयु में और अर्ध आयु में क्या संबंध है, औसत आयु और अर्ध आयु के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये आपको अच्छा भी लगा होगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज रखते हैं यहाँ तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।